दोस्तों नमस्कार, मैं इसके नंदन आप सभी का स्वागत है इस लुसेंट ऑब्जेक्ट के सीरीज में। तो दोस्तों मैंने साइंस से शुरू किया और साइंस में आपका बायोलॉजी हो रहा है और बायोलॉजी में आप पहला जो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो शाखाएं थी, प्रमुख शाखाएं थी, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिनियस, कैरोलस लिनियस को। थियोप्रेस्टस को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान प्लस बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए द्विनाम पद्धति यहाँ पूछता है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर देखिए एंगलर है, थियोप्रेस्टस है और लिनियस है। तो आपका कौन आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर लिनियस होगा। ठीक है, थियोप्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का। और तीसरा देखिए वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया, यानी किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर देखिए भारतीय है, जर्मन है, स्वीडिश है और ब्रिटिश है। तो आपका 3 का हो जाएगा सी, स्वीडिश। तो लिनियस जो है स्वीडन का वैज्ञानिक था। चौथा देखिए पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को किस में रखा गया? तो यहाँ पर देखिए फेनोरोगेमस है, तो इसी में रखा गया है। ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए पांचवा क्या है? अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। तो अपुष्पीय पादपों को किस में रखा गया? तो क्रिप्टोगेमस में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या टेरिडोफाइटा है और यहाँ पर ब्रायोफाइटा है। तो यह सब थेलोफाइटा संघ का जो है, थेलोफाइटा जब पढ़िएगा आप वहां पर थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक, तो उसमें आप प्लांट किंगडम में देखिएगा। फेनोरोगेमस तो अभी देखिए वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो अब बताइए वर्गीकरण की आधारीय इकाई, तो इसका जो हो जाएगा आपका जाति होगा। तो सबसे पहले नीचे जाति होता है तो स्पीसीज होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, 6 का। उसके बाद देखिए 7वां क्या कहता है कि हाइड्रोफाइटस होते हैं। तो हाइड्रोफाइटस, हाइड्रो जो है रूटबद्ध होता है जो जल के लिए आता है, तो यहाँ पर जलीय पौधा हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो अब देखिए अनि जो है कह रहा है कि द्विनाम पद्धति यदि किसी का वैज्ञानिक नाम आप लिखिएगा तो 2 नाम से बनता है, एक वंश का और उसके बाद जो है जाति का। तो वंश और जाति का, तो पहले वंश का नाम लिखेंगे उसके बाद जाति का नाम लिखेंगे, या लिनियस के द्वारा बताया गया है। आप जानते हैं द्विनाम पद्धति में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब 9वां नंबर देख लीजिए। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, और देखिए अनावृत बीजी है, ब्रायोफाइटस है, टेरिडोफाइटस है और आवृत बीजी है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो यह हो जाएगा अनावृत बीजी। ठीक है, अब चलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा है, तो उसके बाद इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, उभयचर। तो उभयचर पादप जगत का। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10वां देखिए जीवाणु की खोज किसने किया था? तो यहाँ टेमिन है, लिवेनहॉक है, तो लिवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। फ्लेमिंग जो है यह क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का खोज किया था। ठीक है, अब चलिए 11वां नंबर देखिए जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो अब देखिए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। और डी में देखिए सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका सी नंबर हो जाएगा। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होता है और किंतु कुछ जो है स्वपोषी होता है, यानी कुछ जो है खुद से भोजन बनाता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। जीवाणुओं को पौधे जो है माना गया क्योंकि इसमें पौधा क्यों इसको माना गया? क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका नंबर होगा बी, ये कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप जानते हैं कि प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। अब देखिए
13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है मेरे भाई, तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका होगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका क्या क्या है, मतलब इसका हिंदी होता है इंग्लिश माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यह होता है, इसी को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। तो अब यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कोशिका भित्ति जानते हैं, प्लांट सेल में होता है। राइबोसोम को क्या कहता है, प्रोटीन का फैक्ट्री, और जीव द्रव को कहता है जीवन का भौतिक अधिकार, आधार, अधिकार नहीं मेरे भाई, भौतिक आधार। चलिए अगला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने लायक है मैं उसको करूंगा। अब देखिए क्या कहता है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। अब बताइए साधारण आकृति जो है जीवाणुओं की क्या होती है, तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 रूपी, तो साधारण जो जीवाणु होती है वह 6 रूपी होती है। कोमा रूपी भी होता है जीवाणु, सॉरी गोल भी होता है मेरे भाई, स्फेरिकल होता है, लेकिन साधारण कहेगा तो 6 रूपी। अब देखिए जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या क्या कहलाते हैं, तो जीवाणु जो आकार में छोटा होता है वह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका गोलाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलाणु कहलाता है। अब चलिए एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो गोल जीवाणु क्या कहलाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 नंबर है, तो 16 नंबर का सी हो जाएगा, कोकस होगा। क्या होगा, कोकस होगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो सर्पिल जीवाणु यहाँ देखिए डिप्लोकोकस है, कोकस है, बेसिलस है और एस्पाइरिलम है। तो अब बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा, तो आपका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी, एस्पाइरिलम होगा। ठीक है, तो सर्पिल जीवाणु कौन होता है, एस्पाइरिलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस मेरा उद्देश्य है आपका प्रैक्टिस करवाना, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है मेरे भाई, पूरा सीरीज लूसेंट का यहाँ पर डलेगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। अब बताइए जो वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित रहेगा वह प्रोकैरियोटी में आ जाएगा। तो देखिए कवक आता है तो नहीं आता है, लाइकेन नहीं आता है, अब हरे शैवाल है, तो हरे शैवाल जो है मेरे भाई यह भी आपका जो है क्या होता है, नहीं आता है, जीवाणु आता है। तो जीवाणु आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो बताइए शैवाल है, कवक है, जीवाणु है और कीट है। तो सर्वाधिक संख्या में आपका कौन पाया जाता है, तो यहाँ पर जीवाणु पाया जाता है। कौन, जीवाणु। अब चलिए यहाँ देखिए शैवाल है, शैवाल पादप है, कवक भी एक प्रकार का क्या है, पादप है, चूंकि प्लांट किंगडम में आप इसको पढ़ते हैं। और कीट इंसेक्ट है, इसके 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी पैर होते हैं, इसे कीट का पहचान किया जाता है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषी आशय जो है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला वो कौन होता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी वर्णिलवक। देखिए वर्णिलवक, यानी वर्णिलवक के कारण ही सभी जो है पेड़ पौधा का जो है रंग जो है निर्धारित किया जाता है, वर्णक उसमें पाया जाता है। अब चलिए पाश्चर प्रसिद्ध है, तो पाश्चर यानी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेरे भाई आप आंसर बताइएगा यहाँ पर, तो आपका होगा रोगों की जर्म थ्योरी के लिए कौन, तो पाश्चर प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें, तो राइबोसोम में। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटे जीवाणु कौन है, तो बताइए सबसे छोटे जीवाणु कौन है, तो यहाँ पर देखिए माइकोप्लाज्मा है, यही सेल है, सबसे छोटा सेल है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विषाणु है जो सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी होती है। यहाँ ईस्ट है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, फफूंद है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। तो अब बताइए जो है वायुमंडल को जो है वायुमंडल से जो नाइट्रोजन लेकर के इसे नाइट्रोजनों के यौगिक में बदलते हैं वह उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर 24 नंबर कहता है मूल ग्रंथियों पाई जाती है, तो मूल ग्रंथियां किस में पाई जाती है, तो अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन देखिए, कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों में, सभी लेग्यूमिनेसी पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, और सभी पौधे में। तो अब बताइए 24 नंबर आपका है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आपका ए हो जाएगा, कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों में, कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।
इसी तरह आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है। अब यह क्या कर रहा है कि देखिए सब अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि अब क्यों नहीं जीवित रह पाते, तो ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो यही आपका आंसर होगा, जीव द्रव्य इसका क्या होता है, कुंचित हो जाता है और इस प्रकार से यह क्या होता है कि मर जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन ही इसका आपका आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, मानव आंत में क्या में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है। तो मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है, तो देखिए एसरसिया कोलाई, यानी कोलाई जो है आपको देखिएगा कोलाई नामक जो है जीवाणु पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, किसमें, तो छोटी आंत में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंत में पाया जाता है। अब देखिए तपेदिक, तपेदिक क्या है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन है, तो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। साल्मोनेला जो है यह जो है टाइफोसी टाइफाइड के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कहता है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो अब बताइए भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन पूछता है। देखिए साल्मोनेला टाइफोसिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से टिटनेस रोग, इससे टाइफाइड रोग, इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एंथ्रेक्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होता है। तो एंटीबायोटिक अधिकांशतया किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपका ज्यादातर जीवाणु से, लेकिन पहला किसे, तो कवक से। कौन, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन जो है आपका यहाँ पर एंटीबायोटिक मिलता है, पहला था। अब देखिए 30 नंबर, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, यानी 20 मिनट में जो है बनता है। तो 20 तिहाई क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा मेरे भाई। 1 घंटे में 3, तो अब देखिए यहाँ पर कितना कहता है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए उस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी नंबर। तो डी नंबर यानी इस टाइप से विभाजन होता है, 64 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तो मेनली इसमें समसूत्री सब कोशिका विभाजन होता है, तो उस टाइप से 1 से 2, 2 से 4 इस टाइप का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अब कहता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो अब देखिए फली है, मकई है, गेहूं है और चावल है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, यानी नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में बदलता है, वह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फली हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो लेग हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य क्या है मेरे भाई, तो यहाँ देखिए जीवाणुओं में पोषण, प्रकाश का अवशोषण और जड़ों को लाल रखना, उसके बाद ऑक्सीजन का अवशोषण करना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया से होने वाला देखिए मम्प्स नहीं होगा, चेचक नहीं होगा मेरे भाई, पीलिया नहीं होगा, यह तीनों जो है विषाणु से, तीनों क्या है, विषाणु से होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तपेदिक टीबी जो है इसी से ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 34, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन है। तो मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाता है। तो अब बताइए राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, उसके बाद एजेटोबैक्टर है और एनाबीना है। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एनाबीना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपरशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। तो अब देखिए जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, उसके बाद एंजाइम क्रिया नष्ट कर, उसके बाद खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो अब बताइए प्रशीतन में परिरक्षण
कैसे किया जाता है, तो आपका 35 नंबर है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आंसर। जब रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके इसका परिरक्षण किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 36 नंबर, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए लैक्टोबैसिलस है, यही हो जाएगा मेरे भाई। अगला चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो अब बताइए, निमेटोड है, वायरस है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। चलिए, दूध के दही रूप में जमने का कारण यहाँ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम यहाँ लैक्टोबैसिलस। अब कहता है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टेफिलोकोकस है, खमीर है, लैक्टोबैसिलस है, तो यही आपका हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम तो होगा नहीं मेरे भाई, यह तो है टीबी का। अब देखिए, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, अब देखिए एजेटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, जेंथोमोनास है, और राइजोबियम है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 39 नंबर का हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर देखिए इवानो वास्किया, स्टेनले स्मिथ है, और उसके बाद स्टॉकमैन है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, स्टॉकमैन है। तो सर्वप्रथम जो किया था इवानोवास्की के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशन ग्रुप, तो यह तो विषाणु है मेरे भाई, विषाणु है ये। ठीक है, उसके बाद सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुका है, तो अब बताइए इसका 41 का आंसर आपका क्या होने वाला है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सजीव और निर्जीव, सी नंबर। यहाँ विषाणु है मेरे भाई, देखिए हम जीवाणु के बारे में मिस्टेक हो रहा था, तो विषाणु सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही है। अब देखिए 42, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है, तो अब बताइए आप लोग किसमें एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ पर विषाणु होता है, इसमें एंजाइम नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लाइकेन है, कवक और शैवाल से मिलकर के बना है, या तो जीवाणु है, आपका शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। टीएमबी शब्द संबंधित है जीवोत्पत्ति से, विषाणुओं से, जैविका से, विषाणु के प्रजनन से, तो अब बताइए टीएमबी किससे संबंधित है आपका, तो यह विषाणु है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण होता है मेरे भाई, और कुत्ते के काटने के कारण भी जो है वह विषाणु आता है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। ठीक, इसमें पानी से डर लगता है। देखिए कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, अब बताइए, तो यहाँ हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए मम्स तो गलसुआ है, यह पीलिया जो है, और उसके बाद चेचक के लिए टीके का विकास किया गया, तो किसके द्वारा चेचक का टीका का विकास किया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा। चलिए आगे, लुई पास्चर जो है पास्चुराइजेशन का खोज किया है, आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। टीबी का टीका, पोलियो का टीका, एड्स का टीका, चेचक, तो अभी आप चेचक का टीका का खोज किया था। अब देखिए विषाणु वृद्धि करता है, तो अब विषाणु वृद्धि करता है। अब देखिए जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, पानी में, मृत को शरीर में, तो जीवित कोशिका में यह वृद्धि करता है। ठीक है, एनवायरमेंट में ऐसे रहता है तो यह ऐसे निर्जीव रहता है, और जब किसी जो है जीव के शरीर में जाता है तो वहां पर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है मेरे भाई, और जीवित हो जाता है, तो इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, उसके बाद ये गुणन कर सकते हैं। तो विषाणु जो निर्जीव माना जाता है, यह क्यों माना जाता है, इसका यह कहना है। तो मेरे भाई ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, अब तो किसमें, कवक है, यहाँ पर स्लाइमोल्स है, विषाणु हो जाएगा, और उसके बाद जीवाणु है। तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा तो विषाणु में। तो विषाणु में क्या होता है, एंजाइम अनुपस्थित होता है। एड्स कारण है, एड्स का कारण है टी लिम्फोसाइट की कमी, उच्च रक्तदाब, उसके बाद जीवाणु संक्रमण, उसके बाद राइबोफ्लोविन की कमी। तो T4 जो है लिम्फोसाइट, इसका क्या हो जाता है मेरे भाई,
क्षतिग्रस्त यह हो जाता है, जिसके कारण एड्स हो जाता है। कोई भी बीमारी आपको होता है तो वह जो है नहीं छूटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो यहाँ पर देखिए एड्स है, ठीक है, एड्स है, ठीक है। और कैंसर नियंत्रित अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है मेरे भाई क्षय रोग, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए 53 में एड्स वायरस क्या होता है? अब बताइए, एक सूची वाला RNA, एक सूची वाला DNA, दोहरी सूची वाला RNA, उसके बाद दोहरी सूची वाला DNA। तो अब बताइए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई सिंगल स्ट्रेन जो होता है वह वाला RNA हो जाएगा। अब तो एड्स का कारण क्या है? फफूंदी है, वायरस है, अमीबा है, बैक्टीरिया है। तो एड्स का कारण तो वायरस है मेरे भाई, या विषाणु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है? एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। उसके बाद देखिए एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है? तो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, कीटों से नहीं, श्वास संपर्क से और शारीरिक संपर्क से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शारीरिक संपर्क से। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहता है, विषाणु में क्या होता है? अब विषाणु में क्या क्या होता है तो इसके बारे में आपको 57 में बताना है मेरे भाई। तो प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अब देखिए SARS क्या है? तो SARS संगठन युद्धपोत है, विषाणु जनित रोग है, संचार प्रणाली है, तो यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। उसके बाद देखिए खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? बताइए विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के, या कवक के, या शैवाल को? तो सर विषाणु के कारण खसरा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? और देखिए मलेरिया नहीं, जीवाणु है, हैजा जीवाणु है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यक्षमा या TB को यक्षमा, तपेदिक काकरोग या ट्यूबरकुलोसिस, सारा कुछ कहा जाता है मेरे भाई, लेकिन चेचक जो है यह विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तब फुट एंड माउथ जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और विषाणु है। तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर आपका D नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। यह किससे होता है? तो विषाणु से फुट एंड माउथ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग किसके द्वारा होता है? तो बताइए यहाँ पर जीवाणु है, फफूंदी है, शैवाल है और विषाणु है। तो बताइए मोजेक रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? आपका विषाणु हो जाएगा। 63 देखिए, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? यहाँ पर तो शैवाल का होगा, इसमें क्या बड़ी सी बात है 63 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग यहाँ पर हमको कि शैवाल लौ की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए काइटिन है, सुबेरिन है, सेलुलोज है, क्यूटिन है। तो शैवाल एक प्रकार का पौधा है ना, तो पौधा है तो सेलुलोज, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से आपको कंसीडर करना है। अब चलिए काइटिन यहाँ बात कर रहा है, तो काइटिन किसका? तो कवक। काइटिन किसका? कवक। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब देखिए हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल कौन सा मिलता है? तो यहाँ पर देखिए यूक्लोरेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यह हो जाएगा यूक्लोरेला, यूक्लोरेला स्रावी कोशिकाओं में। अब देखिए सार्गेसो सागर समुद्र का नाम पर आवृत बीजों के कारण, ब्रायोफाइटस के कारण, कवकों के कारण और शैवालों के कारण। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? शैवालों के कारण बना परा नाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जितने भी लोग हैं मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए गलकंद रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। अब तो गलकंद रोग से में प्रचुर मात्रा में क्या होगा? तो सर आयोडीन होगा। आयोडीन की कमी के कारण यह रोग होता है, और जब आप समुद्री उत्पाद खाते हैं तो उसमें आयोडीन की जो है आपूर्ति उससे हो जाती है। अब तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर लेमिनेरिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए ओडोगोनियम जो है यह नहीं होगा, ये फंसाने के लिए आपको दिया है। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या है कि केल्प प्राप्त होता है। अब बताइए केल्प क्या है? यह समुद्री उत्पाद है, तो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए
आगे चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित स्वपोषित है। स्वपोषित यानी खुद से जो भोजन बनाता है। देखिए तितली है, शैवाल है, मशरूम है, टिड्डा है। तो स्वपोषित कौन हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्लोरोफिल पाया जाता है तो वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, भोजन बना सकता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर। एक चैप्टर को एक ही दिन में निपटा देंगे मेरे भाई। इसी तरह से पूरा जो है सभी सब्जेक्ट का करेंगे। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो अब बताइए चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? तो नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब चलिए कहता है अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो यह है आपका क्लोरेला। क्या है मेरे भाई? इसको अंतरिक्ष यात्री ले जाता है ऊपर में अपना ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। अब बताइए लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल, उसमें लाल शैवाल होता है जिसके कारण जो है लाल सागर कहा गया है। अब बताइए एगार यानी अगर अगर जो है किससे प्राप्त होता है? एगार का। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो एगार आपका शैवाल है, इसी से प्राप्त होता है, तैयार किया जाता है। अब 75 नंबर जो है क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन है? गैर हरित, ठीक है, यानी जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यह उसका बात कर रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर जो है फंजाई यानी कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से देख लेना है बस। 76 देखिए कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप जानते हैं कि मैं पहले अभी करवा चुका हूं, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अब देखिए कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो जैसे हम लोग में होता है उसी तरह, तो ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोज्य पदार्थ संचित होता है, जैसे मनुष्य में होता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए सभी कवक सदैव क्या होते हैं? स्वपोषी होता है, विविधपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी। तो यह क्या होता है मेरे भाई? तो यह सेप्रोफाइटिक होता है। क्या होता है? कहा गया? सेप्रोफाइटिक नहीं, विविधपोषी होता है मेरे भाई, विविधपोषी। हालांकि कवक तो मृतोपजीवी होता है, लेकिन कह रहा है कि कवक सदैव क्या होता है, यानी कोई भी परिस्थिति में यह क्या होता है? विविधपोषी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन। अब कहता है माइकोराइजा सजीवी संबंध है। अब माइकोराइजा किसका सजीवी संबंध है? तो अब देखिए यहाँ पर आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? शैवाल तथा ब्रायोफाइटा के बीच तो नहीं है, कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो है माइकोराइजा सजीवी संबंध बनाता है। ठीक है, जड़ी में रहता है। अब देखिए 80 नंबर, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छाले पर जो है आपका यहाँ पर देखिए कोटिकोल्स कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। 80 का आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो कोटिकोल्स। ठीक है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक जो है मेरे भाई यहाँ पर देखिए कोटिकोल्स तो नहीं होगा, कोप्रोफिलस होगा। चलिए अब कहता है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो देखिए टेरिडोफाइटा कवक है, ब्रायोफाइटा शैवाल है। तो कवक में क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब देखिए 83, आलू का लेटिल वाइट रोग यानी लेट बाइट है, लिटिल भी लिखा जाता है, तो लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। तो अब बताइए किसके कारण होता है? मेरे भाई? तो यहाँ पर देखिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो अब देखिए सेक्रोमाइसिस है, एस्टोल्निफर और सेरेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो यही हो जाएगा मेरे भाई 84 का आंसर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेनिसिलियम क्या है? एक प्रकार का मेरे भाई कवक है, प्रतिजैविक है। चलिए उसके बाद पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्गूट किससे प्राप्त होता है? तो बताइए आर्गूट किससे प्राप्त होता है मेरे भाई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम
क्लेविसेप्स फाइटोमोनास एल ब्यूगो, तो आपका क्लेविसेप्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? क्लेविसेप्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से। तो अब देखिए यहाँ पेनिसिलियम क्या है? एक्सपेंसम है, ठीक है, नोटेटम है, उसके बाद क्राइसोजेनम है और क्लेविफॉर्म है। तो अब बताइए, इतना क्लोज ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम होगा, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फंसा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब गेहूं के गुथे हुए आटा में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है, यानी गेहूं का गुथा हुआ आटा में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है, तो डबल रोटी जो है कोमल और छिद्रयुक्त होती है। तो बताइए यह किसके कारण? क्योंकि कारण आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर देखिए, ये बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, गलत है, नहीं होगा। CO2 का उत्पादन कर रोटी स्पंजी बना देता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। 89 का हो जाएगा आपका नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूं। ठीक है मेरे भाई। अब बताइए यह क्या है? यीस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल होता है, तो आंसर तो इसका हो ही गया 90। देखिए ईस्ट में कायिक जनन होता है। अब बताइए मुकुंद द्वारा, एलेनोस्पोर्स द्वारा, उसके बाद एकाइनिट्स द्वारा और एस्कोस्पोर्स द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 नंबर का मेरे भाई? तो यहाँ पर मुकुंद द्वारा होता है, ईस्ट में मुकुंद द्वारा। आप तो जानते हैं बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? देखिए म्यूकर है, पेनिसिलियम है, एगेरिकस है, राइजोपस है। तो आप बताइए खाने वाला जो है कवक कौन है मेरे भाई? तो यह हो जाएगा आपका एगेरिकस जो खाने वाला है। अब देखिए LSD किससे प्राप्त होता है? तो बताइए जीवाणु से, कवक से, 2,4-D और एल्कोहल से। तो बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सर कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो 93 का होता है। तो बताइए जो है यहाँ पर विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और बेसिलस। बताइए किससे प्राप्त होता है मेरे भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बताइए स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो बताइए इसका को किसने पृथक किया? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेवेनहॉक, बर्कहोल्डर, फ्लेमिंग, वाक्समैन। तो इसको वाक्समैन ने क्या किया कि पृथक किया था। फ्लेमिंग को जानते ही हैं, आपका जो है एंटीबायोटिक का खोज, और उसके बाद यहाँ पर लेवेनहॉक का जीवाणु का खोज। टिक्का रोग किस में होता है? तो आप बताइए टिक्का रोग किस में होता है? तो सर मूंगफली में होता है टिक्का रोग, कवक के कारण होता है मूंगफली में टिक्का रोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, गन्ने का लाल सड़न यानी रेड रॉट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अब बताइए 96 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका यहाँ पर होगा कहाँ? जीवाणु, विषाणु, कवक, निमेटोड। तो यहाँ पर कवक के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेवन नंबर है क्वेश्चन। बताइए सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? कवक के बीजाणु का पुंज, उसके बाद कस ठसाठस भरे कवक जाल, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना, कवक तंतु, हाइफा का प्रकार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे तो आपका सी नंबर हो जाएगा, कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। सामान्य खाद्य छत्रक का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है मेरे भाई? मशरूम कवक है एक प्रकार का। अब देखिए प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन है? तो प्रथम देखिए यहाँ पर वियुक्त यानी किससे हुआ था? तो यहाँ पर पेनिसिलिन से बना था। ठीक है मेरे भाई। चलिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एथलिक फुट नामक बीमारी किसके कारण? फुट एंड माउस जो हुआ था वह जो है वायरस के कारण मेरे भाई, वायरस, और यह जो है फंगी के कारण यानी कवक के कारण होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? अब तो यह आंसर क्या हो जाएगा? 101 का जैव उर्वरक है, कोरोलाइड जड़ है, लाइकेन है, माइकोराइजा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइकोराइजा। देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन कभी कभी जनरल साइंस पूछ लेता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन एप्लाविस किससे बनते हैं? तो बताइए एप्लाविस किससे बनते हैं मेरे भाई? तो यहाँ कवक है, जीवाणु है, शैवाल है, विषाणु है, तो कवक के कारण बनते हैं। ठीक है, कवक से। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए पेनिसिलियम है, सेक्टोमाइसिस है, एस्पाइरिलम है और एजिटोबैक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक्टोमाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, सेक्टोमाइसिस हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? बताइए शैवाल कवक, कवक और मॉस, जीवाणु कवक, शैवाल और जीवाणु। तो कवक और शैवाल से मिलकर के कौन बनता है? तो लाइकेन बनता है। अब 105 में देखिए निम्नलिखित में से क्या SO2 का सर्वोत्तम सूचक है? टेरिडोफाइटा, शैवाल, लाइकेन और जो है ब्रायोफाइटा। तो लाइकेन। वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है मेरे भाई? तो सर लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन लिटमस किस में से निकलता है, यानी किस से निकलता है? तो लाइकेन से निकलता है लिटमस। ठीक है, चलिए आगे। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाता है पैरासिटिज्म, हेलोटिज्म और सेप्रोफिटिज्म। ठीक है, तो मेरे भाई हेलोटिज्म कहलाता है। ठीक है, तो लाइकेन से में जो है कवक और शैवाल का मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो यह हेलोटिज्म। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन है मेरे भाई, बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा काम है पढ़ाना। सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करवा दूंगा, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 108 नंबर जो है क्या कहता है यहाँ पर? देखिए पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की छाले पर तो कॉर्टिकोल्स हुआ था मेरे भाई। 108 नंबर का क्या हो जाएगा? कॉर्टिकोल्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए। अब यहाँ पर देखिए चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास क्या कहलाता है? कॉर्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, लिग्निकोल्स और टेरिकोल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यह हो जाएगा आपका सेक्सिकोल्स। तो चट्टानी स्तरों पर यानी पेड़ों की छाल पर कौन उगेगा? तो कॉर्टिकोल्स, और चट्टानों पर क्या उगेगा? सेक्सिकोल्स। अब बताइए जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो बताइए जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर इंडोकार्पन को खाते हैं। किसको? इंडोकार्पन को खाते हैं। मिर्गी का औषधि किस लाइकेन से बनाया जाता है? तो परमेलिया है, लोबेरिया है, रोजेला है और उसके बाद लोकोनेरा है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? परमेलिया हो जाएगा, परमेलिया। अब बताइए वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? बताइए किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? 112 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे भाई ब्रायोफाइटा। कौन होगा? ब्रायोफाइटा, यानी जल और स्थल दोनों में रहता है। जल के स्थानों पर मूल भाग पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जो है ब्रायोफाइटा। तो बताइए मूल जल किस में पाया जाता है मेरे भाई? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लिवरवर्ट, फर्न, लिवरवर्ट, मॉस और फर्न, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो लिवरवर्ट और मॉस हो जाएगा। कौन होगा? लिवरवर्ट और मॉस। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है, यानी किसमें बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका मेरे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो इसी में होती है। अगला क्वेश्चन बता देंगे आप लोग। जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, वह है कौन है? तो मेरे भाई एजोला को जलीय फर्म कहा जाता है। किसको? एजोला को। अब चलिए पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजो पर सजावट के लिए रखते हैं? बताइए। यह होगा साइलोटम,
लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और सिरेटोटेरिस। ठीक है मेरे भाई। तब चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो इसका नंबर आपका हो जाएगा साइलोटम आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए किसका हम दे दिए हैं, ये हो जाएगा सिलेजिनेला। अब बताइए 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बताइए किसके बीजाणु जो है दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ लाइकोपोडियम का मेरे भाई। चलिए निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एजोला है, खोई है, यूरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है। तो जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ आपका एजोला हो जाएगा। सबसे अधिक कार्यक्रम किस में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में, हाथी में, टेरिडोफाइटस में और एंजियोस्पर्म में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा में। ठीक है मेरे भाई, टेरिडोफाइटा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। अब बताइए बीज बनते हैं लेकिन नग्न बीज ही होता है, नग्न रूप में पौधे पर लगा हुआ रहता है। तो वह कौन सा हो जाएगा मेरे भाई आंसर। तो चलिए देखते हैं, ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो यह हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। कौन सा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए संसार का सबसे लंबा पौधा कौन है। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटस। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। तो सी नंबर होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। अब जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। अब देखिए साइकस को, सीले, जिनेला, चिलगोजा और कोनिफर। तो चिलगोजा को कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चिलगोजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अब कहता है कोरेलाइड जड़े पाई जाती है तो किस में। चीर में, साइकस में और उसके बाद लाइकोपोडियम में और डायोप्टेरिस में। अब बताइए 124 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो सर साइकस होगा। साइकस को क्या कहता है, जीवित बीजांड भी कहा जाता है। ठीक है सबसे बड़ा। ठीक मेरे भाई। अब बताइए सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है। तो सबसे बड़ा कोकस में, नीटम में, साइकस में, पाइनस में। तो सबसे बड़ा किस में हो जाएगा। तो साइकस में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त हो जाता है। तो अब बताइए सिकोया, पाइनस और साइकस। तो साइकस से जो है चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे होता है। तो साइकस से। अब अगला क्वेश्चन बताइए साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए साइकस है, साइकस से ही साबूदाना बनाया जाता है। ठीक। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है। तो बताइए इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है। साइकस है, जूनिफर है, उसके बाद इफेड्रा है और पाइनस है। तो बता दीजिए इसमें आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इफेड्रा। चलिए कौन एक जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। तो साइकस को क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लूसेंट का सभी सब्जेक्ट का यदि आपको ऑब्जेक्टिव करना है तो प्रैक्टिस। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब यह देखिए क्या है, विषाणु वायरस क्या है। कोशिकीय, अकोशिकीय, एकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो अब बता दीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो यह अकोशिकीय है, एकोशिकीय। अब देखिए तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। अब बताइए कवक विकृति, जलपिस्सू, उसके बाद जीवाणु विकृति और उसके बाद शैवाल विकृति। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु विकृति तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब बताइए निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है। यानी प्रदूषक संकेतक कौन है। तो लाइकेन है, यह प्रदूषण का संकेत करता है। ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर 133 निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में
प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है मेरे भाई? एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए यह पूरा जो है 133 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 133 क्वेश्चन आपका जो है प्लांट किंगडम से मेरे भाई, प्लांट किंगडम से लूसेंट में। और यही से पूरा क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए, वनडे एग्जाम सब में रहेगा, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी रहता है क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है रिजल्ट तक पहुंचा देता है। तो प्रैक्टिस ही पहुंचाता है, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि रिजल्ट चाहिए तो आप चैनल से जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।